हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाए हैं क्लास 10 फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का सेकंड वीडियो। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं क्या डिफरेंस होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज की वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देख लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का क्लासिफिकेशन। तो ये आपको आता होगा पहले से ही, ठीक है, आपने पढ़ा होगा 6th 7th 8th में। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासिफाइड इन टू टाइप्स। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। और सेकंड हो सकता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग को इस चैप्टर में करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करनी है। ठीक है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हो या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, हमें चार्जेस की बात दोनों जगह पे करनी है। मतलब यहां भी चार्ज की बात करेंगे, यहां पर भी चार्ज की बात करेंगे। लेकिन क्या बेसिकली डिफरेंस है? इन इलेक्ट्रिसिटी जो चार्ज होगा हमारा, ठीक है, विल नॉट फ्लो, चार्ज फ्लो नहीं होगा यहां पर। ठीक है, अभी समझेंगे। बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखो, करंट का मतलब ही होता है, करंट का मतलब होता है फ्लो होना। करंट का क्या मतलब होगा? फ्लो होना। अभी समझेंगे इसको और अच्छे से। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब यहां पर जो चार्ज क्रिएट होंगे, आपके चार्ज क्रिएट होंगे, दैट विल, ठीक है, चार्ज विल फ्लो करेंगे यहां पर। समझ में आई बात? अब देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को हमें नहीं पढ़ना है, तो यहीं पर इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स लेके यहीं पे खत्म करते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, तो देखो, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में अभी बताया कि चार्ज क्रिएट तो होते हैं बट वो फ्लो नहीं होते हैं। ओके, तो इसके एग्जांपल देखो कैसे हैं, आपकी बुक में दिया होगा। जैसे आपने रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब आप दो ऑब्जेक्ट को रब करते हो तो आपको पता है एक पर पॉजिटिव आ जाता है, किसी एक पर पॉजिटिव आ जाता है और किसी एक पर नेगेटिव आता है। जिससे इलेक्ट्रॉन गए होंगे उसके पास नेगेटिव आ गया होगा, और जिससे गए होंगे, ठीक है, जिस पर गए होंगे नेगेटिव और जिससे गए होंगे उसके पास पॉजिटिव। ठीक है, पढ़ा है। तो यहां पर चार्जेस तो देखो बना क्रिएट हो गए, लेकिन ये फ्लो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं, यहां पर हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई है। और इसी तरीके से आप एक हमारा एग्जांपल ले सकते हो, बहुत फेमस एग्जांपल है लाइटनिंग। ठीक है, लाइटनिंग क्या होती है? बेसिकली आपको पता है, जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, ठीक है, हाँ, वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं और मूवमेंट की वजह से, ठीक है, मूव होगा तो एक दूसरे पे रब होंगे और रब के होने की वजह से उनमें पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से उनके डाउन, हमारा जो उनका डाउन पार्ट होता है वहां पर नेगेटिव डेवलप हो जाता है। तो जब क्लाउड पास आते हैं, ठीक है, तो हो सकता है क्लाउड से क्लाउड में लाइटनिंग हो जाए। ठीक है, या कभी कभी क्लाउड से ग्राउंड पर हमारी लाइटनिंग हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हमारा यहाँ पे इंडक्शन की वजह से यहाँ पर पॉजिटिव डेवलप हो जाता है। तो लाइटनिंग का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये भी कैसे, ये कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? ये भी हमारी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। आपने आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दिया होगा कि आप कॉम्ब को, ठीक है, आप कॉम्ब को क्या करते हो, स्मॉल पीसेस के पास ले जाते हो। ठीक है, कॉम्ब थोड़ा सा बना लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास ये कॉम्ब है, एक ये कॉम्ब है, ठीक है, ये आपके पास कॉम्ब है, हाँ, और आप इसको स्मॉल पीसेस का पास ले जा रहे हो, पीसेस ऑफ पेपर। ठीक है, तो ये पीसेस क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं कॉम्ब की तरफ। आप इस कॉम्ब को हेयर पे रब करते हो पहले। ठीक है, तो हेयर पे जब रब करोगे, आप कॉम्ब को हेयर से रब करोगे तो क्या होगा, आप कॉम्ब को हेयर से रब करोगे तो कॉम्ब पर आ जाता है कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। कॉम पर निगेटिव क्यों आता है? क्योंकि आपका जो प्लास्टिक है, ठीक है, या रबर है, वहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही फॉर्मली बॉन्डेड होते हैं, वो कभी मूव नहीं करते हैं। तो चांसेस होते हैं कि आपके हेयर से इलेक्ट्रॉन कॉम में आ गए होंगे, जिसकी वजह से ये नेगेटिव हो गया होगा। ठीक है, बोलो, नेगेटिवली चार्ज हो गया होगा। अब ये नेगेटिव चार्ज अब स्मॉल पीसेस पे क्या है? ये तो न्यूट्रल है। ठीक है, ये तो न्यूट्रल पर है। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज इन पर आएगा तो इंडक्शन की वजह से इनमें छोटा सा पॉजिटिव डेवलप होगा। ठीक है, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, ये आपके बुक में एग्जांपल होगा, बहुत फेमस एग्जांपल है। ठीक है, तो हमारे पास बस इतना ही इलेक्ट्रिसिटी, हमारे पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए बस इतना ही है।
ठीक है, डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में केवल और केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गया, जहां पे चार्जेस क्रिएट होते हैं बट फ्लो नहीं होते हैं। जैसे हमारे पास रबिंग ऑफ टू ऑब्जेक्ट, लाइटनिंग इसका बेस्ट एग्जांपल है। आपकी बुक में एग्जांपल है कॉम्ब और हेयर का, आप कॉम्ब को हेयर से रब करते हो और स्मॉल पीसेस के पास पेपर के लेके जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर अट्रैक्शन होता है इन कॉम्ब और स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर में। समझ में आई बात? तो इसको मैं हटा रहा हूं, अब हम बात करेंगे सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी पर। ठीक है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलो इसको यहीं पे रहने देते हैं। देखो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज फ्लो होते हैं और करंट का मतलब ही होता है फ्लो होना। अब देखो यहां पर कुछ बातें, अगर मान लो अगर एयर फ्लो कर रही है तो आप उसे क्या बोलोगे कि ये विंड करंट है? बोलो, अगर एयर फ्लो होती तो आप उसे विंड करंट बोलते हो। इसी तरीके से अगर वाटर फ्लो होता है, ठीक है, या रिवर फ्लो होती है तो आप उसे रिवर करंट या वाटर करंट बोलते हो, ऐसे बोलते हो, वाटर करंट बोलते हो। और इसी तरीके से अगर चार्ज फ्लो होते हैं किसी भी कंडक्टर में, क्या बोला, अगर किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सी बात है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बोलो समझ में आई बात? जैसे एयर फ्लो होने को विंड करंट, वाटर फ्लो होने को वाटर करंट, चार्ज फ्लो होने को क्या बोलेंगे हम, इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको मैंने बताया हुआ था कि जो हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी होती है वो चार्जेस के फ्लो होने की वजह से ही होती है। इतनी बात समझ में आई? अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात हम लोग समझने जा रहे हैं, इसको पूरा हटा दूं इसे। चलो, अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि जैसे मैंने बोला कि वाटर के करंट को, वाटर के फ्लो होने को हम वाटर करंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। ठीक है, वाटर के फ्लो होने को हम वाटर करंट बोलते हैं, विंड के फ्लो होने को हम विंड करंट बोलते हैं, और चार्जेस के फ्लो होने को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट लिख लेते हैं। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोल दो। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट बोल देते, चलो इलेक्ट्रिक करंट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर वाटर फ्लो करता है क्यों है, इसी तरीके से विंड फ्लो करती है क्यों है, और चार्जेस फ्लो करते क्यों है। ठीक है, तो आप वाटर का आंसर दोगे कि अगर मान लो भाई, अगर कोई वाटर टॉप पर है, ठीक है, तो वो अगर मान लो कोई टॉप पर ऐसे वाटर रखा हुआ है, ठीक है, और आपने इसको ओपन कर दिया तो ये टैप से नीचे गिरेगा। क्यों, क्या फोर्स है यहाँ पर, ग्रेविटी की वजह से। मतलब यहाँ पे जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स समझते हो, मतलब कौन है जो ये काम करवा रहा है। ठीक है, ड्राइविंग फोर्स। व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ वाटर करंट, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेविटी। भाई ग्रेविटी की वजह से तो होगा। इसी तरीके से आप दो अगर वाटर टैंक को, ठीक है, एक ज्यादा अमाउंट में वाटर भरा है और एक कम अमाउंट में भरा हुआ है, ठीक है, अगर इनको ज्वाइन करा दो तो वाटर करंट जो होगा अब इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का प्रेशर है वो ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो वाटर ऐसे फ्लो होगा इस डायरेक्शन में, और तब तक होता रहेगा जब तक का दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। इसी तरीके से विंड क्यों फ्लो होती है, आपको पता है कि हमारा जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, ठीक है, एयर प्रेशर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। भाई विंड भी यही तो अभी तो फ्लो होती है, जहां पे एयर ज्यादा है और जहां पे एयर कम है तो ज्यादा एयर कम एयर की तरफ जाती है, पढ़ा है ज्योग्राफी में आपने। इसी तरीके से जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है या चार्ज है, जो हमारा चार्ज है, वहां पर भी जो हमेशा चार्ज होते हैं वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो होते हैं। बात समझ में आई? मतलब जहां पे चार्ज ज्यादा होंगे, मान लो अब मेरे पास ये बॉडी है, ठीक है, अब यहाँ पे खूब सारे चार्ज है और इसी को मैंने कनेक्ट कर दिया किसी दूसरी बॉडी से, ठीक है, मैंने कनेक्ट कर दिया किसी वायर के थ्रू, ठीक है, यहाँ पे मान लो अब ये जो चार्ज होंगे वो इधर की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन, मान लो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ज्यादा, तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ फ्लो करेंगे, इस तरफ फ्लो करेंगे, बोलो। इसी तरीके से मान लो कि मेरे पास खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है,
खूब सारा पॉजिटिव चार्ज है और इसको मैंने किसी भी न्यूट्रल बॉडी से कनेक्ट कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ फ्लो करेंगे, इस तरफ फ्लो करेंगे। मतलब यहाँ पर भी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चार्ज का फ्लो होता है। बात समझ में आई? तो क्या फोर्स, क्या ड्राइविंग फोर्स है हमारा? पोटेंशियल। बात समझ में आई? बोलो ठीक है। इसको हटा दूं, इसको और अच्छे से समझते हैं अभी। अब देखो, हमने ये समझ लिया कि जो पोटेंशियल होगा वही रिस्पॉन्सिबल होगा चार्ज के फ्लो की वजह से, चार्ज के फ्लो होने के लिए, ठीक है। तो इसे पोटेंशियल, ये वर्ड क्या है, इस पोटेंशियल को समझते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी में एक बात बता दूं, आपका जो हायर पोटेंशियल होगा, ठीक है, वैसे तो मैंने बताया कि अगर कोई भी हो सकता है, ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव का ज्यादा है, कम नेगेटिव है तो ज्यादा नेगेटिव कम नेगेटिव वाले की तरफ जाएगा। इसी तरीके से ज्यादा पॉजिटिव है कम पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव कम पॉजिटिव वाले की तरफ जाएगा। ये बात मैंने बता दी है। लेकिन हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, ठीक है, पूरे चैप्टर में जो हमारा हायर पोटेंशियल होगा उसे हम क्या कंसीडर, किसी एक को तो मानना पड़ेगा ना। हम हायर पोटेंशियल हमेशा किसको मानेंगे? पॉजिटिव चार्ज को मानेंगे। ये बात ध्यान रखनी है। अभी जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों है, ठीक है। हमेशा हायर पोटेंशियल आप किसको लोगे? पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, और हमेशा आप लोअर किसको लोगे? नेगेटिव को। समझ में आई बात? चलो इसको हटाते हैं। अब देखो, अब हम लोग वर्ड डिफाइन करने जा रहे हैं पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना होगा। देखो क्या करने जा रहा हूं। मान लो ये कोई एक छोटा सा चार्ज है, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पे लिख लेते हैं प्लस क्यू। मान लो एक छोटा सा प्लस क्यू चार्ज है। तो अच्छा, पहले ये न्यूट्रल होगा। मान लो ये न्यूट्रल बॉडी थी, कुछ कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी थी। आपने इसमें किसी तरीके से इसको प्लस कर दिया, ठीक है, आपने इसको किसी तरह से प्लस कर दिया। अब इसके पास कुछ ना कुछ इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब अब इसके पास कुछ ना कोई रेंज होगी। भाई कोई ना कोई छोटा चार्ज है, भले ही कम अट्रैक्ट या रिपल करे लेकिन कर तो पाएगा ना, क्योंकि आपने इसको पॉजिटिव कर दिया। अब बताओ, अब इसको अगर थोड़ा सा और पॉजिटिव चार्ज मिल जाए, और पॉजिटिव चार्ज मिल जाए तो क्या अब इसकी पावर बढ़ जाएगी? अभी ज्यादा दूर तक अट्रैक्ट या रिपल कर पाएगा, ठीक है। और अगर इसी तरीके से मैं इसमें पॉजिटिव चार्ज देता रहूं देता रहूं देता रहूं, क्या ये पॉसिबल है? देखो एक बार पॉजिटिव तो आराम से ले लेगा, 2 ले लेगा, 3 ले लेगा, लेकिन जब आप इसको लगातार इसको पॉजिटिव चार्ज दोगे तो ये अपने उस चार्ज को, ठीक है, सेम चार्ज को रिपेल करेगा। भाई आप पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव कितना दे पाओगे? तो आप अगर इसको पॉजिटिव देना चाहते हो, ठीक है, आप इसको पॉजिटिव चार्ज देना चाहते हो तो ये तो रिपेल कर रहा है ना उसे, ठीक है, लेकिन आपने फिर भी इसे जबरदस्ती अपना पॉजिटिव चार्ज दे दिया तो ये पॉजिटिव इसमें आ गया। और ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के फॉर्म में कंजर्व हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, ठीक है। तो अब ये जो आपने अब ये काम करने में आराम से तो नहीं किया होगा, इसके लिए आपको वर्क करना पड़ा होगा कुछ, बोलो, ठीक है। अच्छा, इस पोटेंशियल को हम लोग और अच्छे समझते हैं। हम लोगों ने पोटेंशियल वर्ड इससे पहले कहाँ सुना है? हम लोगों ने 9th क्लास में एक चैप्टर था वर्क पावर एनर्जी, वहां पर पढ़ा था, ठीक है। आप किसी भी बॉडी को h हाइट तक ले जाते हो, ठीक है, तो h हाइट तक ले जाने, मान लो बॉडी का जो मास है वो m है, तो m मास के बॉडी को अगर h हाइट तक ले जाने में आप जो वर्क करते हो तो यहां पर हम बोलते थे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी mgh। मतलब आपने जो W किया हुआ है ऊपर ले जाने में वर्क, वो वर्क ही तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बन गया। बोलो ऐसे तो कुछ था, यही पढ़ा था आपने। अब यहां पर भी देखो, पहले ही बॉडी न्यूट्रल थी, इसको आपने पॉजिटिव किया, ठीक है, और पॉजिटिव किया, तो शुरू में तो चार्ज करना आसान था, लेकिन जब इसका चार्ज का पावर बढ़ गया, ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करने लगा और आपको इसे पॉजिटिव बनाने के लिए अब थोड़ा वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो वर्क आपने किया है उसका रिजल्ट ये मिला कि इसकी पावर बढ़ गई, इसका पोटेंशियल बढ़ गया, ठीक है। तो हम इसे पोटेंशियल को कैसे डिफाइन करेंगे? जो आपने पोटेंशियल किया है तो वो आपने W, ठीक है, आपने किसी भी चार्ज को, ठीक है, यूनिट चार्ज को, आप किसी यूनिट चार्ज को, आप यूनिट चार्ज को
किसी इंफिनिटी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो आपका वर्क हुआ है वही उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है। ठीक है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका V अपॉन V इक्वल टू जो आपका पोटेंशियल है, ठीक, उसे हम V से डिनोट करते हैं, तो उसे क्या हो जाएगा V इक्वल टू W अपॉन Q। मतलब एक यूनिट चार्ज को आप किसी इंफिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे लाने में कितना वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। समझ में आई बात? चलो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इट इज डिफाइंड एज the work done in moving a positive charge from infinity to a point, in an इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा W अपॉन Q। बोलो समझ में आई बात? इसकी यूनिट बताओ। अच्छा, तो यूनिट हो जाएगी, वर्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं जूल से, और चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लास्ट टाइम पढ़ा था, कूलम। ठीक है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलाम, या इसे हम बोलते हैं जूल पर कूलाम को वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, वोल्ट। बोले समझ में आई? तो क्या है क्या हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, हाँ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब कोई पॉइंट है, मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट है, इन्फिनिटी से, इसलिए इन्फिनिटी बोल रहे हैं, इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर लाने में जो आपने वर्क किया, वर्क क्यों करना पड़ा, समझ में आ रहा है ना? आपका ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, रिपल होगा तो रिपल्शन के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, और उसका रिजल्ट मुझे ये मिलेगा कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक, तो उस पोटेंशियल एनर्जी को कैसे मेजर करोगे कि यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ रहा है। समझ में आई बात? तो उसे हम बोलते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन हमें इस चैप्टर में पढ़ना है पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर समझ लिया तो पोटेंशियल डिफरेंस समझना बहुत आसान है। हटा दो इसको, चलो इसको हटाते हैं। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, या पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। मान लेते हैं, अब यहां पे लिख लेते हैं पहले पोटेंशियल डिफरेंस। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, तो किसी एक पॉइंट को मान लेते हैं, हमारे पास कुछ दो पॉइंट हैं A और B, इनके कुछ पोटेंशियल है, मान लेते हैं इसको VA और VB है, किसी एक का ज्यादा है, किसी एक का कम है। ठीक है, मान लेते हैं कि किसी एक को ज्यादा मान लेते हैं जो VA है वो VB से ज्यादा है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो अगर हम VB से VA पर कोई चार्ज ले जाना चाहते हैं तो यहां पर भी तो कुछ ना कुछ रिपल्शन होगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा। तो किसी यूनिट चार्ज को, ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो आपने W किया, जो वर्क किया है पर यूनिट चार्ज पर, वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो यहां पर हम बस वही लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज the work done in moving a charge from one point to another, बोलो ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं V इक्वल टू VA माइनस VB। ठीक है, VA माइनस VB, और दैट विल बी इक्वल टू W अपॉन Q, मतलब कितना वर्क करना पड़ रहा है पर यूनिट चार्ज में। तो V इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका W अपॉन Q। बस यहाँ पे क्या बात करनी है, हमें पोटेंशियल के डिफरेंस की बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो यूनिट हो जाएगी वो जूल पर कूलाम। अच्छा एक बात बताओ, अगर मुझे किसी चार्ज को,
ठीक है, मुझे किसी चार्ज को एक कूलम चार्ज को अगर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में 1 जूल वर्क करना पड़ रहा हो, समझ में आई बात? मतलब जो आपका क्यू है वो आपका 1 कूलम हो जाए और जो आपका डब्ल्यू है वो भी 1 जूल हो, ठीक है, जो आपका डब्ल्यू है वो 1 जूल हो। तो इस केस में क्या मेरा V 1 वोल्ट हो जाएगा? बोलो, क्या इस केस में मेरा V 1 वोल्ट हो जाएगा? तो इसे लिख लो यहाँ पर Q, अच्छे से लिख लेते हैं। ये हमारा Q है 1 कूलम और जो हमारा W है वो है 1 जूल। बोलो ठीक है। तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं 1 वोल्ट को, ठीक है। तो 1 वोल्ट होगा हमारा, देखो आप यहाँ पे रख लो 1/1, तो कितना मिलेगा 1, ठीक है, ये आपका V है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, V इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 वोल्ट। ऐसे तो निकालेंगे। अब देखो इसको डिफाइन कैसे करेंगे 1 वोल्ट को, इसको हटा दूं। देखो 1 वोल्ट को डिफाइन करने का क्या तरीका है, इफ 1 जूल work has to be done in moving 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज को ही तो ले जा रहे हैं, 1 कूलम चार्ज from one point to another, from one point to another, then the potential difference, और then the potential लिख लेते हैं, या then the potential difference लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। then the potential difference will be 1 वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम सारी बातों को समझ सकते हैं कि क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, उसको भी कर लेते हैं तो हमें कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो इसे मान लो हमारे पास किसी चार्ज को, ठीक है, किसी एक पॉइंट, मान लेते हैं इसका जो हमारा ए पॉइंट है वो बी पॉइंट है, ये हमारा ए पॉइंट पे 12 वोल्ट है और बी पॉइंट पे 16 वोल्ट है, और मुझे 5 कूलम चार्ज को, ठीक है, 12 वोल्ट से 16 वोल्ट पर ले जाना है। तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, रिपल करेगा यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अब क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब इसको ऐसा करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो V इक्वल टू पहले क्या निकालोगे, V1 माइनस V2, ठीक है, मतलब V1 कितना मेरा 16 माइनस 12, तो इसको V1 मान लो, ठीक है, इसको V1 मान लो, इसको V2 मान लो। तो V1 हो जाएगा 16 माइनस 12, मतलब आ जाएगा आपका V इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 वोल्ट, ठीक है। 4 वोल्ट का डिफरेंस तो आ रहा है, देखो 12 वोल्ट 16 वोल्ट, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 वोल्ट का। अब 4 वोल्ट का है और आपको 5 कूलम चार्ज को ले जाना है, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो W इक्वल टू हो जाएगा आपका V मल्टीप्लाई बाई Q, और V आपने अभी भी कैलकुलेट किया है 4 वोल्ट, ठीक है, V हटा देते हैं, 4 लिखते हैं, ठीक है। और हमारा Q कितना है, Q हमारा 5 कूलम, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 20 जूल। W की यूनिट क्या होती है, जूल। मतलब आपको इस चार्ज को ले जाने में 20 जूल का वर्क करना पड़ेगा। बोलो समझ में आई बात? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे फ्लो होता है, इलेक्ट्रिक करंट को और अच्छे से डिफाइन करेंगे, और कुछ और फैक्ट हैं जो इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ओके।